कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन फर्स्ट, जिसमें अल्कोहल कंप्लीट कर लिया था, फिनोल स्टार्ट कर चुके हैं, फिनोल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद में बात कर रहे थे अपन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में अपन ने बात की थी कल, कि जो फिनोल होता है वो इजीली क्या कर सकता है, एक H+ को डोनेट कर सकता है, इसलिए किस नेचर का है वो, एसिडिक नेचर का है। और जब ये एक H+ को डोनेट करता है तो क्या बनाता है, ये फिनोक्साइड आयन बनाता है। क्या बनाता है, फिनोक्साइड आयन बनाता है। और ये एक H+ को इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। ये फिनोक्साइड आयन है, ये थ्रू द रेजोनेंस क्या है, स्टेबल है। फिनोक्साइड आयन क्या होता है, थ्रू द रेजोनेंस स्टेबल है। और कल अपन इतनी बात भी कर चुके थे अपन, क्या, फिनोल वर्सेस एल्कोहल। यदि फिनोल और एल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ का अपन कंपैरिजन करें तो फिनोल ज़्यादा एसिडिक नेचर का है। उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न ये था कि आपके पास जो फिनोल है वो H+ लूज करने के बाद में क्या बनाएगा, फिनोक्साइड आयन बनाता है। और एल्कोहल क्या बनाता है आपके पास, एल्कोक्साइड आयन बनाता है। इसका मतलब ये हो गया, और जो फिनोक्साइड आयन है वो थ्रू द रेजोनेंस क्या है, स्टेबिलाइज है। आपको यदि किसी की किन्हीं दो कंपाउंड के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो आफ्टर लूजिंग द H+ जो स्पीसीज बन रही है उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना होगा। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है वो कंपोनेंट ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे फिनोल जब H+ को डोनेट कर देता है तो क्या बनाता है, फिनोक्साइड आयन बनाता है। और एल्कोहल जब H+ को डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, एल्कोक्साइड आयन बनाएगा। क्लियर। अब देखो एल्कोक्साइड आयन में तो किसी भी टाइप का रेजोनेंस नहीं है, लेकिन फिनोक्साइड आयन के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन के अंदर की तरफ चला जाएगा और बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होने लग जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फिनोक्साइड आफ्टर लूजिंग द H+ फिनोल फॉर्म द फिनोक्साइड आयन विच इज स्टेबल थ्रू द रेजोनेंस, देयरफॉर इट इज द मोर एसिडिक देन एल्कोहल। फिनोल है वो ज़्यादा एसिडिक है किसके बजाय, एल्कोहल के बजाय, क्योंकि फिनोक्साइड आयन क्या है, रेजोनेंस स्टेबिलाइज है। अब दूसरा जो कंपैरिजन करेंगे अपन वो किस किस के बीच में करेंगे, फिनोल वर्सेज कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच करेंगे। दूसरा सेकंड जो कंपैरिजन है वो आपके पास किस किस के बीच में है, फिनोल वर्सेज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ को अपन चेक करना चाह रहे हैं। तो देखिए ये तो हो गया मेरे पास क्या, फिनोल। ठीक है, फिनोल जैसे ही एक H+ को डोनेट करता है, एक H+ लूज करता है तो इसके पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज और ये H+, क्या बना आपके पास, ये फिनोक्साइड आयन। क्या बना है, फिनोक्साइड आयन बना है। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड एक H+ डोनेट करता है तो ये मेरे पास है RC⋯OH। जब ये एक H+ को डोनेट कर देगा तो RC⋯O ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और ये H+। ध्यान देना फिनोक्साइड आयन में भी रेजोनेंस है और किसके अंदर, कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर भी रेजोनेंस है। हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आफ्टर लूजिंग द H+ जो फॉर्मिंग स्पीसीज है उस स्पीसीज को हमें देखना है कि कौन सी स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं फिनोक्साइड में भी रेजोनेंस होता है और कार्बोक्सिलिक का जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है ये क्या बना है आपके पास, कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन में भी क्या है, रेजोनेंस है। तो अब अब ये देखना चाह रहे हैं हम कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। कॉन्सेप्ट क्या था कि आफ्टर लूजिंग द H+ स्पीसीज जो बनेगी उस स्पीसीज की स्टेबिलिटी कितनी है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि फिनोक्साइड आयन में भी रेजोनेंस होता है और कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर भी रेजोनेंस होता है। तो हम किधर की तरफ जाएंगे, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएंगे। तो देखिए फिनोल की यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए अपन, सॉरी फिनोक्साइड आयन की बात कर रहा हूँ मैं, फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यदि अपन बनाए तो देखिए ये बॉन्ड यहाँ पे और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। देखिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं फिनोल वर्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, हमने ये देखा यहाँ पे फिनोक्साइड आयन में भी रेजोनेंस है आफ्टर लूजिंग द H+ फॉर्मिंग स्पीसीज ऑफ फिनोल। और कार्बोक्सिलेट आयन बना है कब, जब आपके पास क्या था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि H+ डोनेट करने के बाद में कौन सी स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल है, तो इन दोनों स्पीसीज का कंपैरिजन करेंगे अपन थ्रू द रेजोनेंस। तो इन दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनानी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखिए
यहाँ पे ये बनेगा आपके पास, यहाँ तो हो गया डबल बॉन्ड हो, ये नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ पर और ये बॉन्ड यहाँ पर, और ये जो बॉन्ड है वो किधर की तरफ आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास जो न्यू स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड ओ है। अब नेक्स्ट ये बॉन्ड यहाँ पार्टिसिपेट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड हो, और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे वापस नेगेटिव चार्ज पे, और ये रेजोनेंस इसके अंदर लगातार क्या रहेगा चालू रहेगा। क्लियर। अब उसकी बात करें अपन किसकी, कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर। तो कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर देखिए RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये इधर की तरफ और ये यहाँ पे। नेक्स्ट ये बनेगा RC ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और नीचे वाला जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। और यदि मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, R ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में लोकेलाइज हो रहा है, सॉरी डीलोकेलाइज हो रहा है। हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि H+ डोनेट करने के बाद में जो स्पीसीज बनी है, जिस स्पीसीज की स्टेबिलिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हमने क्या किया, दोनों को कार्बोक्सिलेट आयन और फिनॉक्साइड आयन दोनों को चेक किया हमने, दोनों में क्या है, रेजोनेंस है। तो हमने क्या किया, दोनों की क्या बना ली, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना ली। अब हमने एक स्टेटमेंट पर कहा है कि जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उतना ही ज़्यादा वो क्या होता है, स्टेबल होता है, यानी कि ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग स्पीसीज इज मोर स्टेबल। तो अभी यहाँ देखा जाए यदि, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो किसकी ज़्यादा है, फिनॉक्साइड आयन की है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन की नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, कम है। लेकिन फिर भी क्या है, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, देखो कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर ध्यान से देखना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और इस स्पीसीज में जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें भी किस पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर ही नेगेटिव चार्ज है। जबकि यहाँ क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, फिर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज हो रहा है। देखिए सीधा सा मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी बताते हैं अपन, तो हम मतलब एक वहाँ पे पॉइंट डिस्कस करते हैं। वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट ये है कि यदि कोई दो एटम आपके पास प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होना चाहिए। यानी कि नेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा हो गई, ऑक्सीजन की ज़्यादा हो गई, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी जिसमें ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे क्या है, प्लस चार्ज है। यानी और इसका उल्टा कर दिया जाए तो कि नाइट्रोजन पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाए और ऑक्सीजन पे क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आए, तो इस टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी क्या नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती। यहाँ जो कंपैरिजन हो रहा है वो किस किस के बीच में हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हो रहा है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए, कार्बन पे क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए, या कार्बन पे चार्ज नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसी पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर क्या आना चाहिए, उस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। जरा एक बार आप इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखिए, आपके पास ऑक्सीजन है और क्या है, कार्बन है। ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नहीं है। क्या इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नहीं है। दूसरी बात, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है केवल और केवल किस पर है, ऑक्सीजन पर है। तो मैं यहाँ ऐसा कह सकता हूँ कि ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जरा इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखना, किस पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे, और बाकी मोस्ट ऑफ टाइम नेगेटिव चार्ज किस पे, कार्बन पे, कार्बन पर और कार्बन पर। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप स्टेबिलिटी की बात करो तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर
स्टेबिलिटी देन फिनोक्साइड आयन, और इनकी स्टेबिलिटी क्या है, लेस स्टेबिलिटी। ज़रा दोबारा से फोकस करना, हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है कि हम किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ निकालें तो हम क्या करते हैं, H+ डोनेट, किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है तो जैसे ही आप क्या करोगे, उनमें से H+ रिमूव करोगे तो आपके पास आयंस बनेंगे, और जो आफ्टर लूजिंग द H+ जो स्पीसीज बन रही है उस स्पीसीज की स्टेबिलिटी चेक करो, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हमने क्या किया, फिनोल से एक H+ को डोनेट करवा दिया, और कार्बोक्सिलिक एसिड से एक H+ डोनेट करने के बाद में क्या बना, फिनोक्साइड बना, और क्या बना, कार्बोक्सिलेट आयन। हमने फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी, कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद में हमारे सामने एक बात ये आई कि हालांकि फिनोल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, फिनोक्साइड आयन फॉर्म द greater number of resonating structure than carboxylate ion, but the resonating structures of carboxylate ion is more stable than the phenoxide ion because these are the equivalent resonating structure. The negative charge delocalizes between the oxygen atom, and the resonating structures of phenoxide ion is the non-equivalent resonating structure because the negative charge delocalizes carbon as well as ऑक्सीजन, कि कार्बन पर भी लोकलाइज हो रहा है और ऑक्सीजन पर भी लोकलाइज हो रहा है। क्लियर? तो इससे साफ पता चल रहा है कि फिनोल से ज़्यादा एसिडिक कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब मान लो आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे, व्हाई द कार्बोक्सिलिक एसिड हैव ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ देन फिनोल येट फिनोल हैव द ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपको उसमें क्या लिखना है, after losing the H+, phenol form the phenoxide ion, carboxylic acid form the carboxylate ion. While the phenoxide ion have the greater number of resonating structure than carboxylate ion, but the resonating structures of carboxylate ion is equivalent resonating structure, और इसकी कैसी है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो ये हो गई बात किसके बारे में, फिनोल वर्सेज कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। क्लियर? अब बात करते हैं अपन, देखो तीनों को एक साथ लेंगे अपन, किस किस को, फिनोल को, कार्बोक्सिलिक एसिड को एंड एल्कोहल को, और इनसे होने वाली रिएक्शन की अपन बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। सपोज कीजिए आपके पास एक तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्लियर, और एक आपके पास क्या है, फिनोल है, और एक आपके पास क्या है, एल्कोहल है। हमारे पास जब हमने फिनोल वर्सेज एल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर कंपैरिजन किया तो कौन ज़्यादा था, फिनोल ज़्यादा एसिडिक नेचर का था। क्यों? फिनोक्साइड आयन था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही थी, स्टेबलाइज हो रहा था। एल्कोक्साइड आयन के अंदर क्या नहीं बनती, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनती। अब फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर किया अपन ने, तो कार्बोक्सिलेट आयन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थी वो कैसी थी, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी, इसकी कैसी थी, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ध्यान देना, इनमें मैं ऐसा कहूं कि इन तीनों के अंदर सबसे वीक एसिड कौन सा है, एल्कोहल है। जरा आप एक बार रिमाइंड करना कि एल्कोहल की रिएक्शन, आप रिमाइंड करना कि एल्कोहल की एसिडिक नेचर रिएक्शन कौन कौन सी थी। तो आपने क्या कहा था, आपने रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराई थी, मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई थी, इसकी RMgX के साथ रिएक्शन करवाई थी, और भी रेजेंट आपने लिए होंगे, लेकिन पर्टिकुलरली ये मैं इन तीन की बात कर रहा हूँ। देखो ये एसिडिक नेचर का है और ये रिएक्शन शो कर रहा है ये, और इसकी कौन सी रिएक्शन है, ये एसिडिक नेचर वाली रिएक्शन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये वीक एसिड होते हुए इनके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये तो एल्कोहल से तो बढ़िया क्वालिटी का एसिड है, कौन, फिनोल। यदि मैं ऐसा कहूँ कि मेरे को फिनोल की एसिडिक नेचर की रिएक्शन बतानी है, तो आप क्या कहोगे कि सर इसकी रिएक्शन करा दो सोडियम के साथ, मेटल हाइड्राइड के साथ और RMgX के साथ। क्यों? जब ये वीक एसिड है तो ही इनके साथ रिएक्शन दे रहा है, तो ये भी दे देगा इनके साथ रिएक्शन, क्या दिक्कत है। क्लियर? दूसरी बात, यदि मैं ऐसा कहूं कि मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक रिएक्शन शो करने वाली रिएक्शन बताओ, तो जब ये दोनों
कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में तो कैसे हैं, वीक एसिड है। जब यही रिएक्शन शो कर रहे हैं तो ये तीनों रिएक्शन कौन शो कर देगा, जो भी 3-4 रिएक्शन की अपन बात कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिएक्शन क्या कर देगा, शो कर देगा। अब देखो मान लीजिए आपको ऐसा कह दे एग्जामिनर कि आप फिनोल में और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो बात ऐसी है कि कोई वीक बेस ले ले अपन, जैसे मान लीजिए क्या करूं मैं, वीक बेस ले लूं, कोई वीक बेस ले लिया, और देखो ये क्या है आपके पास वीक एसिड है, और इसके कंपैरिजन में कौन ज़्यादा एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस वीक बेस के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, लेकिन कौन नहीं कर पाएगा, फिनोल नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल यदि रिएक्शन करवा दी जाए NaHCO3 के साथ, क्लियर, जो फिनोल है ना देखो वो NaOH के साथ तो रिएक्शन कर लेगा क्योंकि इसके साथ तो एल्कोहल भी कर रहा था, लेकिन मैं इसकी बात करूं अब NaHCO3 के साथ, तो देखो ये वीक एसिड है, ये भी वीक, ये NaCO3 के साथ रिएक्शन नहीं कर लेगा, लेकिन किसके साथ कर ले, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, RCOH कार्बोक्सिलिक के साथ रिएक्शन कर लेगा, और इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या देगा, CO2 गैस देगा, लेकिन ये क्या नहीं देगा, CO2 गैस नहीं देगा। आपको कोई ऐसा कहे कि गिव ए रिएक्शन बाय विच यू कैन डिफरेंशिएट द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द फिनोल, देन यू कैरिड आउट द रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या दे देता है, CO2 गैस दे देता है। क्लियर, तो ये तो हो गई बात आपकी किसके बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। क्लियर, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल। देखो फिनोल की यदि केमिकल रिएक्शन की बात करें तो फिनोल 3 टाइप की रिएक्शन मिलेगी आपको फिनोल की। एक तो किस वजह से, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप की वजह से, एक किस वजह से, बेंजीन रिंग की वजह से, और थर्ड फिनोल जो रिएक्शन देता है वो कौन सी रिएक्शन देता है, कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। कौन सी रिएक्शन देता है, कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे किस टाइप के रिएक्शन की, फिनोलिक रिएक्शन की। देखो यदि मैं इसके अंदर बात करूं तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन की बात करेंगे अपन, एसिडिक रिएक्शन की। तो कौन कौन सी है, सोडियम के साथ हो सकती है, सोडियम हाइड्राइड के साथ हो सकती है, RMgS के साथ हो सकती है। और रिएक्शन की बात करें तो अपन किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, ZN के साथ रिएक्शन करवा लेंगे सेकेंड टाइप रिएक्शन के अंदर। ठीक है, NH3 के साथ रिएक्शन करवा लेंगे अपन इसका। ठीक है, इसका क्या करवा लेंगे अपन, एसाइलेशन करवा सकते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट इसका क्या करवा सकते हैं अपन, बेंजोइलेशन करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, बेंजोइलेशन करवा सकते हैं। एक अपन क्या करवा सकते हैं, इसका इथरेशन करवाते हैं। इथरेशन का मतलब मिथाइलेशन ऑफ फिनोल। एक अपन क्या कर सकते हैं, PCl5 के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, और एक क्या करवा सकते हैं अपन, इसका ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। जो बेंजीन रिंग की वजह से रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, उनकी तो बात अपन बाद में करेंगे। पहले केवल फर्स्ट टाइप्स जो कैटेगरी है वो किसके साथ है, एक तो इसकी एसिडिक रिएक्शन शो करने के लिए पर्टिकुलरली आप सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्राइड के साथ, और मेटल हाइड्राइड हो गया, या रिएक्टिव मेटल के साथ, या GR के साथ। बाकी ZN, NH3, एसाइलेशन, बेंजोइलेशन, इथरेशन विद PCl5 एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इन केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे जिसके अंदर फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन इसके अंदर किसकी, एसिडिक रिएक्शन की बात करते हैं। एसिडिक रिएक्शन, एसिडिक रिएक्शन की बात करें तो मेरे पास देखिए क्या है, फिनोल है। क्लियर, ये तो हो गया मेरे पास क्या, फिनोल। और फिनोल की रिएक्शन करा दी मैंने किसके साथ, रिएक्टिव मेटल के साथ, मेटल हाइड्राइड के साथ, और RMgX के साथ। देखो कौन सी रिएक्शन है ये, एसिडिक रिएक्शन है, तो आप कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे, ऑक्सीजन और H वाला। क्यों, एसिड है, H देगा ये। क्लियर, तो फर्स्ट रिएक्शन के अंदर आपके पास क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, O-Na+, और क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से, 1/2H2 गैस बाहर निकल जाएगी। यदि मैं मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराऊं तो भी क्या बनेगा, इसी बॉन्ड को आपको डिस्कनेक्ट करना है, और आपके पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा O-Na+, सोडियम फिनोक्साइड प्लस H2 गैस। आप RMgS के R के बारे में जानते हो, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, बट यहाँ से H मिलने वाला है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी ये, जब GR
एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो इसका ये जो R है ये कैसे काम करता है, एक बेस की तरह काम करता है। और ये हाइड्रोजन क्या है आपके पास, एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि ये बाहर आसानी से निकल सकता है। क्यों निकल सकता है बाहर, क्योंकि ये एसिड है। जैसे ही H बाहर निकलेगा फिनोक्साइड बनेगा और वो थ्रू द रेजोनेंस क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर यदि आप Gr की रिएक्शन गिरगनाट रेजेंट की रिएक्शन किसके साथ कराओगे, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ कराओगे तो Gr का जो R है वो कैसे काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। तो आपके पास यहाँ पे देखो ऑक्सीजन Mg और X ये कंपाउंड बनेगा और एक आपके पास क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगी। क्लियर। तो ये हो गई आपके पास इसकी एसिडिक टाइप रिएक्शन। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं Zn के साथ रिएक्शन। ये रिएक्शन काफ़ी बार एग्जाम में भी आई हुई है, रिएक्शन विद Zn, रिएक्शन विद Zn, यानी कि जिंक पाउडर के साथ अपन रिएक्शन करवाएंगे किसकी, फिनोल की। तो देखिए ये तो हो गया मेरे पास फिनोल और रिएक्शन करा दी किसके साथ आपने, Zn के साथ। ठीक है। तो देखो आपने देखा होगा कि Zn और ऑक्सीजन की बाइंडिंग अच्छी होती है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि Zn की और ऑक्सीजन की दोस्ती अच्छी है। आपके रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन है, Zn है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ZnO बन जाएगा और ये क्या बन जाएगी आपके पास, बेंजीन। क्या बन जाएगी आपके पास, बेंजीन। ऐसी बात नहीं है कि एग्ज़ाम के अंदर केवल और केवल डिफ़िकल्ट या टिपिकल प्रॉब्लम ही आती है। वेरी इजी क्वेश्चन भी आए हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर, जिसमें से यही क्वेश्चन है आपके सामने है, हाउ कैन यू प्रिपेयर द बेंजीन ब्रोम फिनोल, व्हाट हैपन व्हेन फिनोल रिएक्ट विद Zn। तो क्या बनाना है आपको, इसके अंदर बेंजीन बनानी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड, NH3 के साथ रिएक्शन करा दें, रिएक्शन विद NH3। यदि फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए, NH3 के साथ करवाई जाए। तो देखो ये तो हो गया फिनोल प्लस NH3 के साथ रिएक्शन करा दी। यहाँ आपको टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, 573 केल्विन टेम्परेचर, ऑलमोस्ट टेम्परेचर लिखा है मैंने यहाँ पे। तो देखो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, NH, ये इसका जो डिसोसिएशन है वो कैसा है, NH2 और S से है, किससे है, NH S से डिसोसिएशन है। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, इसका H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, NH2 ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो गया आपके पास, ये NH2, क्या बाहर निकल गया, H2। इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर H2O प्रेजेंस है तो आप यहाँ क्या ले सकते हो, एनहाइड्रस ZnCl2 ले सकते हो, जो किसको उठा लेगा, H2O को यहाँ से रिमूव कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, एसाइलेशन की एंड बेंजाइलेशन की। तो ये जो कंपाउंड बना है, सॉरी मैं इसका नाम बताना भूल गया आपको, एनेलिन। ये दो अच्छे क्वेश्चन है कि फिनोल से बेंजीन कैसे बनाओगे, फिनोल से एनेलिन कैसे बनाओगे। फिनोल से एनेलिन बनाने के लिए क्या करना है आपको, NH3 के साथ रिएक्शन करवानी है। नेक्स्ट आपके पास है एसाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास है एसाइलेशन और एक तरफ ले लेता हूं मैं क्या, बेंजोइलेशन रिएक्शन। देखो एसाइलेशन का मतलब क्या है, एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है, तो RC डबल बॉन्ड O ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है। इस ग्रुप को क्या बोलते हो आप, एसाइल ग्रुप। और यदि R की जगह आपने क्या ले लिया, CH3C डबल बॉन्ड O, तो कौन सा ग्रुप, ये इस ग्रुप का नाम क्या होगा, एसिटाइल ग्रुप होगा। बेंजोइलेशन ग्रुप की बात करें अपन तो बेंजोइल ग्रुप कौन सा होगा, C6H5C डबल बॉन्ड O, ये कौन सा ग्रुप है, बेंजोइल ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, बेंजोइल ग्रुप है। क्लियर। तो देखिए रिएक्शन करवाते हैं अपन। ये हो गया मेरे पास क्या, फिनोल, फिनोल की रिएक्शन करवाई मैंने Cl C डबल बॉन्ड O R के साथ। ठीक है। ये एसाइल क्लोराइड है और यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, एसिटाइल क्लोराइड। क्लियर। जैसे ये रिएक्शन आप कराओगे तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ से कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन और H वाला। मतलब ये भी कैसी रिएक्शन है, फिनोल की एक एसिडिक टाइप रिएक्शन है। और इसका कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये क्यों टूटेगा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। एक तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है कार्बन से और एक कौन लेके जा रहा है, क्लोरीन लेके जा रहा है। तो HCl क्या हो जाएगी,
मैदान से बाहर हो जाएंगे। क्लियर। एक आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास OC डबल बॉन्ड OCH3। जरा ये देखना क्या है, ये एस्टर बन चुका है। क्या बन गया है, एस्टर। एस्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR डैश होता है। तो देखो RC डबल बॉन्ड OR डैश। और एस्टर का क्या होता है, एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलिसिस होता है। तो इसी एसिड को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कैप्चर करना पड़ेगा, कैच करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या काम में लोगे, पीरिडीन। पीरिडीन क्या है, एक बेस है। इस वजह से वो क्या कर लेगा, इस HCl को यहाँ से रिमूव कर देगा। क्लियर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप इन फिनोल इज नोन एज द एसिटाइलेशन। इट इज द सॉरी, आपने क्या किया, एसिटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। तो ये कौन सी रिएक्शन है आपके पास, एसिटाइलेशन। जब आपको ये रिएक्शन आती है तो आपको ये रिएक्शन भी आती है। क्यों, आपने चेंज क्या किया है, CH3 की जगह क्या चेंज किया आपने, यहाँ पर बेंजोइल ग्रुप चेंज किया है। तो देखिए नेक्स्ट है मेरे पास क्या, फिनोल। और फिनोल की रिएक्शन करा दी मैंने, Cl C डबल बॉन्ड OC6H5। इन दोनों की रिएक्शन से क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। ये भी किस टाइप की रिएक्शन हो गई है, एसिडिक टाइप रिएक्शन हो गई। तो आपके पास क्या बन गया, ये ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और ये C6H5। ठीक है। और साथ में क्या बाहर निकल रहा है, HCl। HCl क्या है, एसिड है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, पीरिडीन, जो किसका काम कर देगी, बेस का। और वो इस क्या करेगी, इस बने हुए HCl को यहाँ से रिमूव कर देगी। क्लियर। तो एक तो रिएक्शन थी कौन सी आपके पास, एसिटाइलेशन। और एक कौन सी थी, बेंजोइलेशन रिएक्शन थी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन रिएक्शन विद PCl5। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है रिएक्शन विद PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो देखो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करें तो Cl Cl ये Cl ये Cl और ये Cl। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है आपको, फिनोल के साथ करवानी है। तो ये हो गया H, ये हो गया ऑक्सीजन, और ये हो गया आपका क्या, फिनोल की बेंजीन रिंग आ गई आपके पास। क्लियर। ये लीजिए। तो यहाँ से देखो क्या बाहर निकल रहा है, HCl, और यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, क्लोरोबेंजीन। और इस फॉस्फोरस को दो वैलेंसी का नुकसान हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन इन दोनों वैलेंसी को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो आपके पास ये क्या बनेगा, एक तो बना आपके पास देखो क्लोरोबेंजीन, प्लस एक क्या बन चुका है आपके पास HCl, और एक क्या बना आपके पास P डबल बॉन्ड OCl Cl और ये Cl। सोचो इसकी फिर रिएक्शन करवा दी जाए तो POCl3 की किसके साथ, फिनोल के साथ। तो देखो P डबल बॉन्ड OCl Cl और ये Cl, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने HO, और ये आपकी क्या है यहाँ पे बेंजीन रिंग। ये हो गया H, और ये क्या है आपके पास यहाँ पे बेंजीन रिंग। ये H, और ये क्या है आपके पास बेंजीन रिंग। क्या बाहर निकला, HCl, यहाँ से HCl, यहाँ से HCl। क्लियर। तो आपके पास ये बना P डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन फेनिल रिंग, ऑक्सीजन ये फेनिल रिंग, और ये ऑक्सीजन और ये फेनिल रिंग, प्लस 3 मोल ऑफ HCl आपके पास बाहर निकल गया। इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड को आप यहाँ तक देखो क्या है, ये एक एसिड याद करो आप, H3PO4। कौन सा, H3PO4, OH OH और ये OH, ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। और जैसे ही ये तीनों H बाहर निकलेंगे यहाँ से, ये क्या बनेगा, PO4 के ऊपर 3- ये क्या है, फॉस्फेट है। क्या है, फॉस्फेट। तो ये इतना जो ग्रुप है ये क्या है, फॉस्फेट है। 3 क्या लगे हुए हैं, फिनाइल रिंग लगे हुए, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट। क्या नेम है इसका, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट। क्या नेम है इसका, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट। मान लीजिए रिएक्शन में इस तरह से करवाता है ये, क्या C6H5Cl के कितने मोल ले लिए मैंने, 4 मोल क्यों लिए, देखो एक मोल तो यहाँ काम में आ रहा है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ मोल ले लिए मैंने। अब मैंने रिएक्शन कराई किसके साथ, इसकी PCl5 के साथ। तो देखो एक तो क्या मिलेगा मेरे को, क्लोरोबेंजीन, और एक HCl और 3 HCl, ये तो 3 + 1 = कितना हो गया, 4 HCl। तो एक तो क्या मिल गया मेरे को, क्लोरोबेंजीन मिल गई। एक क्या मिल गया मेरे को, 4 HCl मिल गया।
क्या ये भी लिखना चाहिए कि मेरे को नहीं लिखना चाहिए? क्यों? ये तो दोबारा से कहाँ काम में आ रहा है, सेकेंड रिएक्शन के अंदर काम में आ रहा है। तो ये कंप्लीट, हाँ इसके साथ आपको एक कंपाउंड वो लिखना है, वो कौन सा है? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट लिखना है। तो देखो C6H5 की होलाइज 3 और ये PO4 और ये आपका क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट है। इज दैट क्लियर? तो ये क्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर किस रिएक्शन की? इथरेशन रिएक्शन की बात करते हैं। इथरेशन का मतलब फिनॉल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? ईथर के अंदर। ईथर क्या होता है? ROR होता है। ईथर क्या होता है? ROR होता है। देखिए ROR, अब ये दोनों आर कोई से भी हो सकते हैं, दोनों एरोमेटिक, दोनों एलिफेटिक, दोनों मिथाइल, दोनों इथाइल, एक मिथाइल, एक एलिफेटिक, एक एरोमेटिक। तो देखिए ये क्या है मेरे पास? फिनोल है। ठीक है, फिनोल की रिएक्शन करा दी मैंने किसके साथ? NaOH के साथ। ये किस नेचर का है? एसिड। और ये क्या है? बेस है। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आई थी अपने बीच जब अपन पहले मेथड्स ऑफ प्रिपेयर केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे इसकी। तो जैसे ही एसिड बेस की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा। यानी कि यहाँ तो लिख देता हूँ मैं क्या? -H2। और यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास? O- और ये Na+। ये क्या बना है आपके पास? सोडियम फिनोक्साइड। क्या बना है? सोडियम फिनोक्साइड। क्लियर? जो क्या है? एक सोल्ट है। इसकी रिएक्शन करा देता हूँ मैं किसके साथ? मिथाइल आयोडाइड के साथ। किसके साथ? मिथाइल आयोडाइड। तो देखिए ये तो कैसा हो गया आपके पास? पार्शियल पॉजिटिव। और ये क्या हो गया? पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन इज ग्रेटर देन कार्बन। अब देखिए ये बॉन्ड यहाँ टेक करेगा और I रिप्लेस हो जाएगा Na मैदान से बाहर। ये Na बाहर निकल गया मैदान से और आपके पास ये क्या बन गया? OCH3। इसको क्या बोलते हैं अपन? ये आपके पास क्या है? मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या बना है ये? मिथाइल फिनाइल ईथर बना है। और क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में मैं? ये मिथॉक्सी बेंजीन है। क्या है ये? मिथॉक्सी बेंजीन है। क्लियर? इसको एनिसोल भी बोला जाता है। अब ध्यान देना इधर ये किस में कन्वर्ट हुआ? देखो ROR ईथर के अंदर कन्वर्ट हो गया। यानी कि आपने मिथाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा दिया किसके अंदर? फिनोल के अंदर। नेक्स्ट देखना, क्या आपके पास और कोई रास्ता भी है कि जिससे आप इसको इंट्रोड्यूस करवा दें? हाँ बिल्कुल, हम किसके साथ रिएक्शन करा दें? यदि डाईएजोमिथेन के साथ रिएक्शन करा दें। ये क्या है आपके पास? डाईएजोमिथेन है। क्या है? डाईएजोमिथेन। यदि फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करा दी जाए? डाईएजोमिथेन के साथ करा दी जाए इन प्रेजेंस ऑफ H, तो ये आपका जो N2 था ये तो बाहर चला जाएगा और CH2 इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा और आपके पास क्या बनेगा? वापस ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि क्या है? मिथाइल फिनाइल ईथर है या मिथॉक्सी बेंजीन है, ROR। तो ये एक अलग मेथड हो रहा है आपको क्या बनाने के लिए? ईथर बनाने के लिए। क्लियर? देखिए आपने फिनोल से क्या क्या बना लिया? आपने फिनोल से बेंजीन बनाया, आपने फिनोल से क्लोरोबेंजीन बनाया, आपने फिनोल से एनिलीन बना लिया है। अब फिनोल को किस में कन्वर्ट कर दिया है? ईथर के अंदर एसाइलेशन करवाया और बेंजोइलेशन करवाया। अब इसमें जो लास्ट रिएक्शन है वो क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल है। देखिए फिनोल का जो ऑक्सीडेशन है